अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए मैंने बिजनेस ट्रिप छोड़ी और घर जल्दी आ गया। किसने सोचा था कि वो मेरा सीईओ ऑफिस लेके उस ग्रीन टी इंटर्न को दे देगी। ए हब्बी, इतना मुंह क्यों लटका के बैठे हो? देखो ना, हुआयुन को डरा रहे हो। वो इंटर्न मेरी ऑफिस की कुर्सी पे बैठ के स्लीव्स फोल्ड कर रहा था, जानबूझ के दिखावा कर रहा था। वो घड़ी जो मेरी बीवी ने उसे गिफ्ट की थी, 1 करोड़ की, सीधा मेरे मुंह पे झाड़ रहा था। एक स्मग वाली स्माइल देके एकदम से खड़ा हो गया। प्रेसिडेंट टैंग, गलती मेरी है, मुझे आपकी कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए था, मैं अभी हटा लेता हूं। प्लीज प्लीज गुस्सा मत हो। मेरी बीवी ने उसे उठा के उसी कुर्सी पे धक्का मार के बैठाया और तर से भरी नजर से बोली, हुआयुन, मैंने कहा था ना, ये ऑफिस तेरी है तो तेरी है, कोई नहीं ले सकता तुझसे। फिर मेरी तरफ आंखें दिखा के बोली, हब्बी, हुआयुन इतना सीधा सीधा बंदा है, मच्छर तक नहीं मारता और तुम बार बार उसके पीछे पड़े रहते हो। बार बार मैंने उसे सबसे ज्यादा लाइट वाला ऑफिस इसलिए दिया ताकि तुम उससे माफी मांगो और तुम अभी भी इतने नाशुक्रे हो। मैंने हाथ उठाया और सीधा उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया। ठीक है, मेरा सीईओ ऑफिस चाहिए? देखते हैं अब तुम दोनों चीटर्स कुछ बर्दाश्त कर भी सकते हो या नहीं। यह सब एक मेलोड्रामेटिक फीमेल ओरिएंटेड स्टोरी की दुनिया है। वो इंटर्न असल में टैंग फैमिली के पुराने ड्राइवर का बेटा था। कॉलेज खत्म करके कंपनी में इंटर्न बना और अपनी ग्रीन टी एक्टिंग से सिस्टर निंग और ओरिजिनल ऑनर की बीवी दोनों को अपनी उंगली पे नचाता रहा। वो जानबूझ के ठोकरते हुए गिरता था। जब मेरे पास से गुजरता, खुद पे कॉफी गिराता, खुद को थप्पड़ मारता और खुद अपना सिर दीवार से मारता था और झूठ बोल के ओरिजिनल ऑनर पे बुलिंग का इल्जाम लगाता था। पहले बीवी और सिस्टर निंग ओरिजिनल ऑनर की तरफ बोलती थीं, लेकिन वो इंटर्न बार बार बेकारे का ड्रामा करता रहा और झूठ पे झूठ बोलता रहा, तो बीवी और सिस्टर निंग भी उस ग्रीन टी की साइड लेने लग गईं। ओरिजिनल ऑनर को बार बार डांटते रहती कि तुम पावर का मिसयूज करते हो, कैरेक्टरलेस हो, और तो और यार, और भी मेलोड्रामा है। बाद में बीवी ने ओरिजिनल ऑनर को फोर्स किया कि वो अपने सारे कंपनी के शेयर्स उसके नाम कर दे, लेकिन फिर वो सारे शेयर्स उस इंटर्न सी हुआयान को दे दिए। ओरिजिनल ऑनर को घर से निकाला गया। सर्दी की रात एक फ्लाईओवर के नीचे गुंडों ने उसे मार मार के खत्म कर दिया। और कई साल बाद जब कंपनी डूबी, तभी जैसी हुआयान का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। वो निकम्मा और लालची निकला, दोनों औरतों को गालियां देने लगा, मार भी दिया और खुद ने कन्फेस किया पूरा सच्चा वाकया, कैसे उसने मुझे फ्रेम किया था। तभी जाकर जी हुआयान का असली चेहरा दिखा उन्हें पछतावा हुआ बुरा, इतना दर्द हुआ कि जीने का मन नहीं रहा। और वो जी हुआयान उनका आखिरी पैसा लेके विदेश भाग गया और ऐश करने लगा, बिल्कुल सेफ। यार, ये क्या बकवास है? कोई इंसान ऐसी चीज कैसे लिख सकता है? यह पढ़ के मेरा दिमाग ही खराब हो गया। गुस्से में गाली निकल गई, ब्लड प्रेशर सर पे चढ़ गया, आंखों के आगे अंधेरा आया और मैं यहाँ ट्रांसमाइग्रेट हो गया। मेरी बीवी सुमान जाओ अपना मुंह पकड़े थी और अचानक मुड़ के तेज आवाज में बोली, तुमने मारा मुझे? एक छोटे से कीड़े की औकात है मुझे हाथ लगाने की? जी हुआयान सीधा सुमान जाओ के पीछे छुप गया, आंखें लाल होती जाती, कांपती आवाज में बोला, प्रेसिडेंट टैंग, यह सब मेरी गलती है, आप मुझे मारो, मुझे डांटो, लेकिन मान जाओ दीदी को क्यों मारा? पता है कैसे मेहनत करती हैं। मान जाओ दीदी, रोज कंपनी संभालने में अगर तुम उन्हें वैल्यू नहीं करते तो मत करो, लेकिन मार कैसे सकते हो? जी हुआयान की बातें सुन के सुमान जाओ और भी भड़क गई, कांपती उंगली मुझे दिखाते हुए बोली, बस करो टैंग चेन, अगर तुम हुआयान की आधी भी समझ रखते तो मैं कभी यह ऑफिस उसे नहीं देती। और अब पलटे हो और मुझे भी मारते हो। अभी और यहाँ घुटने टेक के माफी मांगो, वरना मैं कभी माफ नहीं करूंगी। यह सुनो जरा, बिल्कुल वैसी ही लाइंस जो उस बकवास फीमेल ओरिएंटेड नॉवेल में थी। मैं तो टैंक ग्रुप का इज्जतदार सीईओ हूँ और ये मुझे पलट गया बोल रही है और घुटने टेकने को कह रही है। मुझे इतनी हंसी आई कि रोना पड़ गया। मैंने फिर से हाथ उठाया, एक और कड़क थप्पड़ उसके मुंह पे। सुमान जाओ मेरी मार से लड़खड़ा के एक जोर की धाड़ से पास वाली टेबल से जाके टकरा गई। टैंग चेन फिर से मारा मुझे। वो मुंह पकड़े घूरते हुए, आंखों में नफरत थी और सिर्फ गुस्सा नहीं, शौक भी था और थोड़ा डर भी। सुमान जाओ, तुम तो एक आम से स्टूडेंट थी जिसे टैंक फैमिली ने स्कॉलरशिप दी। मैं अंधा था जो तुमसे शादी की और तुम्हें यह वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी दी। जो भी तुम्हारे पास है वो सब मैंने दिया है और तुम गए एक इंटर्न की 1 करोड़ की घड़ी खरीद लाओ। और प्लान था मेरा सीईओ ऑफिस भी उसे देने का। और मांग ये है कि मैं घुटने टेक के माफी मांगूं। तुम्हें शर्म भी आती है या नहीं? मैं जब अंदर आया था तो दरवाजा खुला छोड़ा था, तो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज इस तरफ देख रहे थे।
मैंने सुमान जाओ को 2 और थप्पड़ लगाए। सबने मुंह दबा लिया, आंखें फाड़ के, एकदम शॉक्ड। कंपनी में सब जानते थे कि पहले वाइस प्रेसिडेंट सु मुझे, सीईओ को ऐसे डांटती थी जैसे अपने बेटे को। आज मैं इतना स्ट्रांग कभी नहीं रहा था। सुमान जाओ की असली औकात सबके सामने एक्सपोज हो रही थी, तो वो ऐसा तिलसिलाल हो गई। टैंग चेन, बस करो, यह सब किसके लिए कर रही हूँ? इसलिए नहीं क्या कि तुम हुआयान को टारगेट करते रहते हो। मैं तुम्हारी तरफ से माफी मांग रही हूँ और तुम माफ नहीं करते बल्कि मुझे मार रहे हो। यार, यह वाली उल्टी सीधी फीमेल ओरिएंटेड लॉजिक सुन के खून उबल पड़ा। आंखों में एक खतरे भरी चमक आई। मैंने एक ऐसी किक मारी कि वो उड़ के गिरने लगी। शुक्रिया, तेरे पूरे खानदान का शुक्रिया। पोर्सलिन का वेस से ऑफिस में रखा था, वो उससे टकरा के टूट गया। मैं टुकड़ों के बीच में उस पर नजर टिकाए खड़ा था। सु मान जाओ उन शार्ड्स में उठने की कोशिश कर रही थी। मेरा खाना खाती हो, मेरा सब यूज करती हो, मेरा पैसा लेके घड़ी खरीदती हो, उस इंटर्न को मेरा ऑफिस देती हो और एक्सपेक्ट करती हो मैं शुक्रिया करता फिरूं? मैं नीचे से उसे घृणा से देख रहा था। सु मान जाओ, जो कुछ भी वैभव तुम्हारे पास है, यह सब चमक धमक किसने दी तुम्हें? भूल गई कितनी बेहाली में थी तुम जब पहली बार टैंग फैमिली के पुराने घर में आई थी। अगर टैंग फैमिली ने स्पॉन्सर नहीं किया होता तो कॉलेज भी नहीं हो पाता तुम्हारा। चुप, यह बात मत उठाओ, मत उठाओ, मत उठाओ। अच्छा, बैकग्राउंड छोड़ के और क्या है तुम्हारे पास? यान सीधा भाग के उसकी मदद करने लगा, आंसुओं के साथ। प्रेसिडेंट टैंग, अगर किसी को ब्लेम करना है तो मुझे करो। यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही आपका ऑफिस हासिल करना चाहा था। यह ग्रीन टी का लौंडा देख के ही उल्टी आती है। मैं आगे बढ़ा, कॉलर से पकड़ा और ठाटक ठाटक दोनों तरफ से एक के बाद एक थप्पड़ लगाए, सीधा मुंह पे। तेरे को यही मिलेगा। ठीक उसी वक्त ऑन ऑफिस के बाहर से सांसों की एक बड़ी गाथा उठने लगी। मैंने अचानक गर्दन के पीछे हवा का झोंका गर्दन पे लगा। मैं इंस्टिंक्ट से थोड़ा झुका। धुड, मेरी गॉड फॉस्टर सिस्टर टैंग निंग एक एशट्रे लेकर भागी आई थी। पूरी आंख झपकने की स्पीड में वो एशट्रे सीधा जी हुआयान के सिर के बीच में लगी। खून बहने लगा। जी हुआयान ऐसे चिल्लाया जैसे सुअर कांटे का जमीन पे लौटने पोता। खून बहता रहा। उंगलियों के बीच से एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। सु मान जाओ की कान फाड़ने वाली चीख निकली। वो रेंगत रेंगत जी हुआयान को अपनी बाहों में खींच लेने गई। टैंग निंग काले कपड़े में मेरे पीछे खड़ी थी, बिल्कुल स्टंड। यकीन नहीं हो रहा था उसे यह सब। शायद उसने सोचा नहीं था मैं अचानक हट जाऊंगा। बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो एशट्रे लगेगी उसके प्यारे छोटे भाई हुआयान के सिर पे। दरवाजे पे खड़े एम्प्लॉइज सब पेले पड़ गए, आंखों में डर था। जब टैंग निंग होश में आई तो सीधा मुझे ताजी नजर से घूरना शुरू किया। टैंग चेन, यह सब तेरी गलती है। तू हटा क्यों? अगर तू हुआयान को बार बार बुली नहीं करता तो मैं तुझे मारने की कोशिश क्यों करती? मैं खड़े खड़े ठंडी हंसी दे दिया, एकदम संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। क्या कहना? क्या यह विलेन वाला टर्न? जबरदस्त। मैं तो सोच रहा था टैंग निंग कि तुम मेरा साथ देने वाली थी। अच्छा हुआ तूने खुद ही घर की सफाई कर दी मेरी जगह। टैंग निंग का चेहरा तैश में बिल्कुल सफेद पड़ गया। इतना गुस्सा था उसे, लेकिन आर्गू करने की स्टेट में नहीं थी वो। सु मान जाओ के साथ जल्दी से जी हुआयान को हॉस्पिटल ले गई। जब वो चली गई मैंने तुरंत फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर वांग को कॉल किया। सु मान जाओ और टैंग निंग के सारे कंपनी एक्सपेंसेस का फुल ऑडिट करो, एक एक ट्रांजैक्शन चेक करो। जब भी एम्बेजलमेंट का कोई सबूत मिले सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करके सीधे मेरे पास लाओ। बस ये दोनों मेरी सप्लीमेंट्री कार्ड्स यूज कर रही थीं। फिर मैंने बैंक को कॉल किया और तुरंत सारी सप्लीमेंट्री कार्ड्स फंडरीज करवा दी। उसके बाद इंडस्ट्री के एक फेमस लॉयर को कॉल किया, एडवोकेट सु। अभी डाइवोर्स एग्रीमेंट रेडी करो, चाहता हूँ सु मान जाओ एक भी पैसा लेके ना जाए। कॉल्स करके अपनी कुर्सी पे लीन हो गया, आंखें तेज। ये दोनों नाशुक्री टैंग फैमिली का एक भी चीज नहीं ले जाएंगी। खेल अब भी शुरू हुआ है। शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में जिस हुआयान हॉस्पिटल बेड पे लेटा था, सु मान जाओ प्यार से उसे हेल्थ पोरिज खिला रही थी। टैंग निंग एक तरफ बैठी थी, चेहरा बुझा हुआ। आखिर टैंग चेन को हुआ क्या है? ऐसे लग रहा है जैसे कोई और ही बंदा हो गया हो। वो सुमान जाओ ने आखिरी निवाला खिलाया, फिर बाउल नाइट स्टैंड पे पटक दिया। और क्या, वो बस जेलस है इसलिए कि हम हुआयान का इतना ख्याल रखते हैं। सोच रहा होगा ड्रामा करने से ध्यान मिलेगा। अगर वो हुआयान को टारगेट नहीं करता तो हम उसे ऐसा ट्रीट करते। टैंग निंग ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल, इस बार टैंग चेन को सीख देना ही होगा। ठीक उसी वक्त जी हुआयान फोन स्क्रॉल कर रहा था और टर्मिनेशन नोटिस देख के उसका वो स्मग चेहरा एकदम फरीज हो गया। एक सेकंड के बाद घबराते हुए चिल्लाया, सिस्टर मान जाओ, सिस्टर टैंग निंग, ये क्या हो रहा है? मुझे कंपनी ने क्यों निकाल दिया?
सुमान जाओ ने झपट के फोन ले लिया। एक ही नजर में गुस्सा उन पर चढ़ गया। टैंग चेन इस चमक के यह किसने कराया? अभी पूरा बोल भी नहीं पाई थी कि उसका खुद का और टैंग निंग का फोन भी बज गया। दोनों के भी टर्मिनेशन नोटिसेस आए थे कंपनी से। टैंग निंग ने दांत पीसे, एक एक शब्द दांतों के बीच से निकालते हुए। यकीन नहीं हुआ गुस्से में वो टैंग ग्रुप की नॉमिनल वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ की गॉड फॉस्टर सिस्टर, उसे भी निकाला। मतलब था यह कि सब कुछ जो उसने टैंग ग्रुप में खड़ा किया था सालों में, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन, रेपुटेशन, सारे कनेक्शंस जो उसने इतनी मेहनत से बनाए थे और आगे वाला भारी डिविडेंड जो मिलने वाला था, एक झटके में खत्म। यह हैवान, रुको, घर जाके निपटूंगी इससे। जी, वायान और भी स्टंड रह गया। उसने सोचा ही नहीं था दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स को भी निकाल देंगे। सिर की चोट थरकने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसने सोचा था इन दोनों को सीधी से पकड़ के सर पे चढ़ जाएगा और जिंदगी भर ऐश करेगा। अब वो सपना धूल में मिल गया। उसने टैंग निंग का हाथ पकड़ा, आंसुओं भरी आवाज में बोला, टैंग निंग दीदी अब क्या करें? प्रेसिडेंट, टैंग ने निकाला है हमें। टैंग चेन है क्या वो एक मैसेज से निकालने की हिम्मत? सपने देख रहा है वो, दिमाग खराब हो गया है उसका। मैं अभी कंपनी जाती हूँ, ढूंढती हूँ उसे, सबके सामने कन्फ्रंट करूंगी और जवाब मांगूंगी कौन होता है इतना सर चढ़ने वाला। उसे कंपेल करूंगी कि सबके सामने घुटने टेक के मुझसे माफी मांगे। यह कहते हुए बाहर जाने लगी, लेकिन सू मान जाओ ने जल्दी से उसे रोक लिया। सिस्टर निंग, इतनी जल्दी क्या है? याद है पहले वो कैसे रहता था? हमारे आगे पीछे घूमता था जैसे गुलाम हो। पहले जब भी हम बीमार होते थे, क्या वो नहीं जागता रात भर हमारा ख्याल रखने के लिए? वो बार जब हम तीनों सबर्ब्स में कैंपिंग गए तो उसने अकेले ही सामान उठाया हमारी थकान बचाने के लिए, पूरा गियर अकेले कंधे पे। तब हम दोनों ने बेट लगाई थी और डूबने का नाटक किया था कि टैंग चेन पहले किसे बचाएगा। जिस भी को पहले बचाएगा वो उससे शादी करेगा। जिस भी ने मुझे पहले बचाया वो साफ थका हुआ था, लेकिन एक पल भी नहीं लगा, पूरी थकान में डूबा था। फिर भी फौरन पानी में कूद पड़ा तुझे भी बचाने के लिए। डूबते डूबते खुद नाक बाल दोनों में आ गया था। मैं सोचती हूँ यह बार वो बस बचपना दिखा रहा है। उसे थोड़ा टाइम दो, खुद ही दुम दबा के वापस आएगा, हमसे वापस आने की मिन्नत करेगा। अगर तू अभी उसके पास गई तो सीधा उसके झांसे में आ जाएगी। सुमान जाओ की बात सुन के टैंग निंग के दिमाग में सारी यादें आ गईं। जब वो बीमार होती, टैंग चेन खुद रात को सूप पका के लाता था। उन्हें बचाने के लिए गुंडों से लड़के अपना सिर फोड़ लिया, खून बहता रहा। बस थोड़ी सी बात बोल दो, वो फौरन दौड़ के कर देता। बिल देने के लिए हमेशा आगे रहता। और वो कैंपिंग वाली बात, जब वो लगभग डूब गया था, इस टैंग निंग के दिमाग में फ्लैश आया। हाँ सच है, टैंग चेन हमेशा उनका कहाँ मानता था, बिना किसी शर्त के। इतना पागल था कि जान भी दे सकता था उनके लिए। तो वो एक्चुअली निकालेगा कैसे इन्हें एक्चुअली निकालेगा? मान जाओ तेरी बात में दम है। मैं तो बस इमोशंस में बह गई थी। टैंग निंग के मुंह पर एक स्मग स्माइल आई, आंखों में पुराना कॉन्फिडेंस वापस आया। टैंग चेन ने जरूर देखा होगा कि हम हुआ एन से कितना अच्छा बिहेव करते हैं और जेलस हो गया। वो हार्ड टू गेट प्ले कर रहा है, ध्यान खींचने की कोशिश। टैक्टिक्स सुधर गए हैं जरूर। देखते हैं कितने दिन तक रह सकता है ऐसा। एक हफ्ते बाद मैं फाइनली वक्त निकाल के हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई। नॉवेल्स में सीईओज को स्टमक कैंसर हो जाता है। इतनी मेहनत की है टाइकून बनने के लिए, मरना नहीं। अभी चेकअप के बाद सब ठीक निकला। सुकून से हॉस्पिटल लॉबी में निकला और सीधे सुमान जाओ से टकरा गया और टैंग निंग से, जो जी हुआयान का डिस्चार्ज करा रही थी। हॉस्पिटल स्टाफ ने रेस्पेक्टफुली बिल लाके दिया। हेलो मिस सू, आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने मिस्टर अज्जी के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन यूज की है। टोटल बिल है 23 लाख RMB। इतना भारी अमाउंट सुन के जी हुआयान उछल पड़ा। वो अंदर अंदर चीख गया। सुना था कि ब्रेन की एक शॉट मेडिसिन 10 लाख RMB की थी और डन से ज्यादा शॉट्स लिए थे। सू मान जाओ का चेहरा बुझा हुआ था। मिस सू ने धीरे से बैग से कार्ड निकाला। स्वाइप करो। स्टाफ ने कार्ड लिया। 3-4 बार ट्राई किया, बार बार डिक्लाइन। कार्ड वापस किया। मिस सू, आपका कार्ड डिक्लाइन हो रहा है, कोई और कार्ड ट्राई करें। सू मान जाओ और टैंग निंग ने काफी कार्ड्स ट्राई किए, सबका एक ही जवाब, पेमेंट फेल्ड। दोनों के चेहरे एकदम बेकार हो गए। सिस्टर टैंग निंग, ये क्या हो रहा है? कार्ड्स क्यों नहीं चल रहे? हमारे, मेरे भी नहीं। टैंग चेन की शैतान हरकतें हैं। मैं साइड में खड़ा तमाशा देख रहा था। ये दोनों बस खाओ पियो और मस्ती करो। मेरी सप्लीमेंट्री कार्ड्स पे सब चार्ज कर लो। इस साल ही कंपनी ज्वाइन की थी और जो थोड़ी वाइस प्रेसिडेंट सैलरी मिलती थी वो भी जी हुआयान खा गया। माँ बीमार है का बहाना बना के पॉकेट करता रहा और जुआ खेलने में उड़ा दिया। सू मान जाओ की नजर घूमी और मुझे देख लिया। सीधा मेरी तरफ भड़की आई, आंखों में इल्जाम भर के
सीधा कन्फ्रंट करने के मूड में। जो लोग पेमेंट क्यू में थे वो सब हम पे नजर टिकाए थे, क्यूरियस एंड जजमेंटल दोनों। आखिर सुमान जाओ और टैंगनिंग थी तो एकदम सुंदर लग्जरी ब्रांड्स में, और अभी अभी कार्ड डिक्लाइन का एम्बैरेसमेंट हुआ था। इतना स्पेक्टेकल तो क्राउड को बुलाता ही है। भीड़ जम गई थी। मान जाओ तेज आवाज में घूरते हुए बोली, टैंग चेन तूने किया क्या? तूने फरीज के हमारे कार्ड्स पता है कितनी बेइज्जती हुई हमारी? मुझे खुद हंसी आ गई। मैंने अपनी कार्ड्स फरीज की है, तुम्हारी कार्ड डिक्लाइन से मेरा क्या लेना देना? या प्लान था मेरी कार्ड से अपने यार की हॉस्पिटल बिल भरनी? सुमान जाओ का मुंह लाल हो गया, सांसों की गति भारी। पति होने के नाते यह कार्ड्स भी मेरे हैं तो मैं यूज कर सकती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? यह बोल के सारी हॉल में सरसराहट मच गई। ये क्या हो रहा है? तो यह उसका एक्चुअल पति है, मैंने देखा था। वो उस दूसरे बंदे का हाथ पकड़े चलती थी। सोच लिया कपल है तो ये उसका बॉयफ्रेंड है। अच्छा दिखता है तो, लेकिन यह अपने पति के पैसे से अपने यार का हॉस्पिटल बिल भर रही है, और सबसे अच्छी मेडिसिन्स भी। बेशर्म। बिल्कुल सही। आजकल के बच्चे एकदम हद्दों से बाहर जा रहे हैं, सब नैतिकता मिट्टी में मिल गई है। अनजाओ के मुंह का रंग उखड़ के लाल हो गया। वो चिल्लाई, आप सब चुप करो, यह हमारा एडॉप्टेड छोटा भाई है, कुछ नहीं है इसके और मेरे बीच। अपने पति का पैसा यूज करना मेरी मर्जी, तुम्हारी क्या औकात? जो उंगली उठाओ। ये टॉप टियर प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे जैसा अफोर्ड करने वाले आम लोग हैं क्या? वो लोग आम ही थे लेकिन काम के थे। उसकी बात सुन के वो आंटी जोर से खिलखिला के हंसी। छोटा भाई ज्यादा छोटा बॉयफ्रेंड। सोल में फिर से मखौल भरा हंसना गूंजा। सुमान जाओ इतनी शर्मिंदगी और गुस्से में थी कि आंखें लाल हो गईं। अभी गाली देने वाली ही थी कि टैंगनिंग ने उसे खींचा। टैंगनिंग मेरे आगे आके बोली, टैंग चेन जेलसी की भी कोई लिमिट होती है, मान जाओ। और मैंने कहा है बहुत पहले, हम हुआयान को छोटे भाई जैसा मानते हैं। अभी बिल भर दो वरना मैं और मान जाओ बहुत नाराज होंगे। जिया हुआयान ने एक मजलूम एक्सप्रेशन लगाया। हाँ प्रेसिडेंट टैंग, मैं समझता हूँ मान जाओ और टैंगनिंग मुझे इतनी इंपॉर्टेंस देती हैं, इससे आपको तकलीफ होती होगी, लेकिन ऐसे बचकाने तरीके मत यूज करो उन्हें प्रोवोक करने के लिए, और भी दूर हो जाएंगे आपसे। मैंने सीधा उसके मुंह पे थप्पड़ दिया। तू है कौन मुझे कुछ बोलने वाला? जिया हुआयान का सिर एक तरफ झूठ गया। पट्टियां बंधी थी सिर पे, लेकिन नीचे से ताजा खून रिसकने लगा। वो मुंह पकड़े रोने लगा। टैंगशेन ये क्या कर रहे हो? सुमान जाओ चीखी और सीधा जिया हुआयान के आगे आके खड़ी हो गई, जैसे मुर्गई अपने चूजे को बचाए। मुझे घूर के देखा, आंखों में आग भड़कते। टैंगनिंग भी गुस्से में दांत पीसने लगी। टैंगशेन बस करो, हुआयान का हॉस्पिटल बिल भी नहीं भरा, कार्ड्स फरीज कर दिए, तो अब हम कैसे भरें? अभी भर दो, यहाँ तमाशा मत करो। मैंने टैंगनिंग का गला पकड़ा और जमीन पे दिया। हे भर अपना, तमाशा तुम लोगों ने शुरू किया है, मेरा क्या लेना देना? टैंगनिंग मार्बल फ्लोर पे गिरी, धुड की आवाज के साथ गला पकड़े खांसी रही थी। लाल चेहरा, शौक, दर्द और पब्लिक ह्यूमिलिएशन का गुस्सा सब एक साथ। टैंगनिंग! सुमान जाओ का डराया हुआ गैस्प निकला। वो टैंगनिंग के पास जाना चाहती थी लेकिन हिचकिचाई। जज्दी हुआयान को बचाने लगी। एक पल में वो एकदम घबरा गई और वो आंटी ने मुझे थम्स अप दिया। सही किया बेटा, बिल्कुल सही। यह दोनों घमंड वालियां, इन्हें 1 इंच भी नहीं देना चाहिए। अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ, इनके हाथ की पुपेट मत बनो। ये आंटी काफी मस्त थी, मैंने मुस्कुरा के नोट किया उन्हें। सुमान जाओ ने देखा मुझे आंटी से हंसते बात करते तो और भड़क गई। पति जी, यह अखड़ कब तक छोड़ेंगे आप? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हुआयान के साथ अच्छे से पेश आते हैं। ऐसे रोना रोना करोगे तो क्या हम दोनों तुम पर ज्यादा ध्यान देंगी? मर्द बनो थोड़ा। आ जाओ, छोड़ो ये नौटंकी और बिल भरो, वरना मैं और टैंगनिंग बहुत नाराज होंगी। तब हॉस्पिटल डायरेक्टर कुछ डंडे वाले सिक्योरिटी गार्ड्स लेके आ धमका। बहुत हो गया, आपने काफी परेशानी खड़ी कर दी है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पैसे दे रहा है, बस अभी बिल पे करो। ये एक हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी नहीं। आप लोग जाना चाहते हैं तो जाओ, रोकेंगे नहीं, लेकिन यह मिस्टर जिया हुआयान यहाँ रहेंगे। सुमान जाओ और टैंगनिंग इन डंडे सिक्योरिटी गार्ड्स के आगे कांपने लगी, डर के पूछने लगी, आप क्या करना चाहते हैं? यह प्राइवेट हॉस्पिटल ओरिजिनल ऑनर के चाइल्डहुड फ्रेंड का था। मैंने चुपके से उसे एक टेक्स्ट भेजा था। 2 मिनट भी नहीं लगे, हॉस्पिटल डायरेक्टर आ गया। वो 40-50 साल का टकला था, काले फ्रेम के चश्मे में। क्या चाहते हैं? उसने ठठंडते हुए चश्मा ऊपर धब्बा। आवाज
ऐसे जैसे लोहे की। यह मिस्टर जिया हुआ, ईहान हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट हैं। उनका मेडिकल एक्सपेंसेस क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है। टोटल है 33 लाख युआन। हमारे हॉस्पिटल के नियम के मुताबिक जब तक बिल नहीं भरा पेशेंट जाएगा नहीं, वरना हमें कुछ इंटरेस्ट वसूली के लिए मारना पड़ेगा, फिर पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। हुआयान का सिर चकरा गया, सिर पकड़ के रोया। मान जाओ टैंग निंग, सिर इतना दर्द कर रहा है, दर्द हो रहा है। डायरेक्टर ने जी हुआ ईहान को ठंडी नजर से देखा, आवाज में घिन टपक रही थी। मिस्टर जेड, आपके डॉक्टर के मुताबिक आपको सबसे अच्छी दवा मिली, वाउंड एकदम ठीक हो गया, परसों ही डिस्चार्ज हो सकते थे। तो अभी ड्रामा क्यों? पहले नहीं था दर्द, बाद में नहीं था, जब बिल भरने का वक्त आया तो सीधा सिर दर्द शुरू। इतना सीधा बोल दिया उसने जैसे कर्ज से बचने के लिए बीमार बनता है। सीधा जी हुआयान के मुंह पे लिख दिया। सारे तरफ से मखौल भरी हंसी फूट पड़ी। जी हुआयान का मुंह सफेद पड़ गया, मुंह खोला फिर बंद कर दिया, एक भी लफ्ज नहीं निकला। वो सू को एक बेचारी वाली नजर से देख रहा था। सुमान झाओ ने घबरा के पैर पटके। बंद करो, मुझे पागल करना चाहते हो क्या? सुनो, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो हुआयान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने उनसे बकवास करने में अपना वक्त नहीं बर्बाद किया। डायरेक्टर को हल्का सा नोट दिया। सर, डायरेक्टर ने फौरन हाथ हिला के ऑर्डर दिया, मारो, सिर पे नहीं, डब हो जाए पुलिस स्टेशन ले जाओ। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत डजी एहन पे टूट पड़े। किक्स की बारिश, प्रोफेशनल ट्रेंड मूव्स से वाइटल जगह से बचाते, लेकिन जो लगे वो जी हुआ। ईहान पे लगे डल थड़ की आवाज, मारो मत, बचाओ सिस्टर टैंगनिंग, बचाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। हुआयान जमीन पर घुट घुट के लेट गया, खून और माटी में। सब रुको, अभी रुको। सुमान जाओ गुस्से से पागल हो गई, आगे भागना चाहती थी लेकिन गार्ड्स ने रोक लिया। कुछ नहीं कर सकती थी। मैं भरती हूँ, 20 मिनट दो, अभी दे दूंगी, बस मारना बंद करो उसे। देखा कि काफी सीख आ गई तो मैं वहां ज्यादा नहीं रुका, चलते बना। इन्हें रखना था, धीरे धीरे निपटना था। बाद में सुमान जाओ और टैंग निंग ने एक सेकंड हैंड डीलर बुलाया। सब कुछ बेचो, उन्हें अपने डिजाइनर बैग्स, महंगी घड़ी, जेवर सब डर्ट चीप दाम पे बेचने पड़े। मुश्किल से हॉस्पिटल का बिल जमा किया और घर लाई। मैंने अपने असिस्टेंट को डाइवोर्स एग्रीमेंट लेके भेजना था। मुझे पता था डिस्चार्ज के बाद वो जरूर आएंगे जब मैं डिनर खा रहा होऊंगा। तीनों ने सच में टैंग फैमिली विला में कदम रखा। सुमान जाओ ने मुझे अकेले बैठे खाते देखा तो फौरन भड़क गई। अकेले खाना शुरू कर दिया? मैसेज नहीं देखा? हुआयान को घर डिनर के लिए लाने वाले थे। ठीक है, नहीं भरा हुआयान का बिल, अब यह भी के लिए खाना भी नहीं रखोगे? कितने जालिम हो। टैंग निंग भी कांपती उंगलियों से मुझे पॉइंट करती बोली, टैंग चेन, कब तक नौटंकी करोगे? क्या हुआयान की तरह थोड़ा समझदार नहीं हो सकते? हुआयान सबसे पीछे था, सिर नीचे झुका के डरे सहमे अंदाज में। सिर पे खून से भीगी पट्टी बंधी थी, चाल अवकवर्ड थी, हाथ खुद ब खुद पतलियां पकड़े था। सिस्टर मान जाओ, सिस्टर टैंग निंग, प्लीज गुस्सा मत होना, यह मेरी गलती है, शायद मैं ही चला जाता हूँ। जय हुआयान ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। सु मान जाओ और टैंग निंग ने फौरन उसे पकड़ लिया, एक एक तरफ से। हुआयान, अभी भी पेशेंट हो, वहां अकेले कौन करेगा तेरा ख्याल? और यहाँ घर में तो काफी खाली कमरे हैं, अपना घर समझो, यह मेरा घर भी है, जितना मर्जी रहो। जजी हुआयान ने बेचारगी का एक नकली एक्सप्रेशन दिया, लेकिन चुपके से मुझे एक जीती हुई नजर मारी। मान जाओ, मुझे नहीं लगता यह सही होगा। टैंग निंग ने तर से भरी नजर से उसे संभाला। अरे क्या बुरा है इसमें? वो झेला हुआ छोटा सा अपार्टमेंट कितना बेकार था, वहां कैसे रह सकते हो? यहाँ मेड्स हैं, और मान जाओ और मैं हैं तेरा ख्याल रखने के लिए, निश्चिंत होके रहो। फिर आंटी वांग की तरफ मुड़ी और एरोगेंटली हुक्म दिया, आंटी वांग, खड़ी क्यों हो, जाओ खाना बनाओ। हुआयान अभी हॉस्पिटल से आया है, ज्यादा तीखा नहीं, हल्का खाना बनाना। मेड्स, बटलर और बॉडीगार्ड्स सबको मैंने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। आंटी वांग ने उसे बिल्कुल इग्नोर किया, एक नजर भी नहीं उठाई, चेहरा भी नहीं घुमाया, बस एक हल्का सा घृणा वाला एक्सप्रेशन आया चेहरे पे। टैंग निंग आंटी वांग के इस डिसमिस से स्टन्ड रह गई। एक पल में गुस्से की लहर सिर पे चढ़ गई। आंटी वांग, बाहरी हो गई हो, सुना नहीं मेरी बात? खाना बनाओ, कह रही हूं।
सुमान जाओ भी भौहें सिकोड़े आंटी वांग को घूर के देखा। फिर मेरे पीछे खड़े लोगों पे नजर पड़ी। 4 बॉडीगार्ड्स, बिल्कुल इमोशनलेस, दिल डूबा सा, कुछ गड़बड़ होने वाला है वाली फीलिंग। मैंने आखिर अपना खाना खत्म किया, चॉपस्टिक्स रख के नैपकिन से हाथ पोंछा, फिर बोला, बटलर आ जाओ, पकड़ लो तीनों को। बटलर फो की आंखों में एक जिद भरी एक्साइटमेंट चमकी जो बहुत दिनों से दबी पड़ी थी। जी छोटे साहब के हुक्म का पालन करो, पकड़ लो इन्हें, विरोध करें तो अंग तोड़ देना। पूरा बोला भी नहीं था कि चारों बॉडीगार्ड्स कूद पड़े। इन्होंने सुमान जाओ और बाकी तीनों को कोई मौका नहीं दिया। सुमान जाओ और टैंग निंग को चीख मारने का वक्त भी नहीं मिला, दबोच के पकड़ लिया गया। एक और बॉडीगार्ड ने सीधा जरी हुआयान के घुटने के पीछे से किक मारी। जरी हुआयान एक कराहदाहट के साथ धुड्ड से घुटनों के बल गिरा, घुटना सीधा जमीन से टकरा गया। दोनों हाथ पीछे टाइट पकड़े थे, दर्द से मुंह बिगड़ गया। टैंग चेन, हैवान, मैं तेरी बहन हूँ, ऐसा बिहेव कर रहा है मुझसे। टैंग निंग भी छूटा पाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं होना था। क्या कर रहा है, छोड़ मुझे, टैंग चेन पागल हो गया है, इन्हें हाथ लगाने देता है मुझे। सुमान जाओ को होश आया, वो मारने पीटने और चिल्लाने लगी। टैंग चेन, बहुत हो गया तमाशा, इतनी हिम्मत, ऐसा ट्रीट करता है मुझे, डाइवोर्स करो मुझसे। मुझे खुद हंसी आ गई, सोचा नहीं था वही पहले डाइवोर्स बोलेगी। इंटरेस्टिंग। मैंने सिग्नल दिया बॉडीगार्ड्स को, उसे छोड़ दो, फिर डाइवोर्स एग्रीमेंट उसके आगे फेंक दिया। ठीक है, डाइवोर्स चाहिए तो तेरी विश पूरी करता हूँ। सुमान जाओ के हाथ छूटे, वो एक पल के लिए लड़खड़ा के संभल गई। डाइवोर्स एग्रीमेंट उठाया अचानक, मुझे नजर उठा के देखा, यकीन नहीं आया। यूटोंग चेन, मतलब क्या है इसका? मैंने स्मर्क दिया, ऊपर से नीचे देखा। तूने ही तो डाइवोर्स मांगी, अगर हिम्मत है तो साइन करो। सुमान जाओ को जैसे कुछ समझ में आ गया, वो एक अजीब सी हंसी में फट पड़ी। खाली हाथ, हाँ हाँ, हंसने लगी और कॉन्फिडेंट होती गई। टैंग चेन, हाई स्कूल से तू मेरे आगे पीछे घूमता था, पूरा शहर जानता है तू सुमान जाओ का लैप डॉग है, सोचता है डाइवोर्स की धमकी से मुझे डरा लेगा। सुन, यह छोटा सा ड्रामा मैं देख लिया बहुत पहले से। यह वाला ट्रैप काम नहीं करेगा। अगर अभी घुटने टेक के माफी मांगो तो शायद साइन करने का सोचूं, वरना अगर मैंने एक्चुअली साइन किया तो बाद में हाथ पैर पकड़ के मांगो, वापस नहीं आऊंगी। टैंग निंग भी साइड से बोली, बिल्कुल, जब वो वक्त आएगा और घुटने टेक के मांगो भी तो बहुत देर हो चुकी होगी। उनकी बात सुन के मैं ईमानदारी से शॉक्ड रह गया। ये कितनी बेशर्म इंसान है यार। मेरे हाथ में तो पहले से एम्बेजलमेंट का सबूत था। कंपनी का पैसा लगा के जीवान की बर्थडे पे घड़ी खरीदी। प्लान था इन्हें इसके साथ दबाना। क्या मैं ज्यादा सोच रहा था? अभी जेल नहीं भेजना, वो तो बहुत आसान होगा। मैं मखौल उड़ा के घूर के देखा, साइन करो फिर, इतनी बकवास क्यों? सुमान जाओ गुस्से से सफेद पड़ गई। ठीक है, देखते हैं कब तक अकड़ दिखाता है। सुमान जाओ ने पेन उठाया और ढाक से अपना नाम लिख दिया एग्रीमेंट पे। मैंने साइंड डाइवोर्स एग्रीमेंट ले लिया। हंसी रोक रहा था। मैंने जीवान की कलदानी पे घड़ी की तरफ इशारा किया और बटलर को जोर से हुक्म दिया, वो घड़ी उतारो, इसके हाथ से, तीनों को बाहर फेंको। आज के बाद टैंक फैमिली के दरवाजे से आधा कदम भी अंदर नहीं आना। बटलर फू ने झुक कर कहा, जी छोटे साहब, तीनों को बाहर फेंको, घड़ी उतारो, साफ करो। जी सर, बॉडीगार्ड्स ने एक साथ जवाब दिया और पहले से भी ज्यादा जबरदस्त। बॉडीगार्ड ने जो अभी जीवान को किक मारी थी, उसने जीवान की कलदानी पकड़ी। जीवान के नहीं नहीं के बीच एक बार भी नहीं सोचा, बिल्कुल बिना मर्सी के घड़ी खींच के निकाली। हाथ बिल्कुल जबरदस्त। घड़ी का स्ट्रैप जीवान की कलदानी से रस गई, गहरे लाल निशान पड़ गए। मेरी घड़ी, मान जाओ दीदी का गिफ्ट। जीवान इतना दिल दुखी था कि दर्द भी भूल गया। हाथ बढ़ाया वापस खींचने के लिए। बॉडीगार्ड ने घड़ी बटलर के हाथ में फेंक दी। लो, लगाओ। जैसे कोई मुर्गी का बच्चा होता, जीवान को कॉलर से पकड़ा और सीधा बाहर। नहीं, ये नहीं हो सकता। घड़ी लेने का हक क्या? हुआ यान को मैंने दी थी, अपने पैसे से खरीदी थी। छोड़ मुझे। टैंग किन, मेरे बैग्स, डिजाइनर कपड़े, जेवर ऊपर कमरे में हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते मुझे। टोंग निंग की आवाज टूटी। घबराहट में आह आई। जानते नहीं वो सारी जेवर, कपड़े, बैग्स मिला के 1 करोड़ का है। टैंग किन, दिमाग खराब हो गया तेरा?
निकाल रहा है हमें। यह मेरा भी घर है, 10 साल से ज्यादा यहाँ रही हूँ। मैंने ठंडी हंसी दी। तुम्हारा घर, तुम्हारे सामान में एक भी चीज है जो मेरी जेब से नहीं आई। तुम लोग पैरासाइट हो, मेरी टैंक फैमिली पे पलते रहे और खुद को घर का मालिक समझते हो। मैंने हाथ हिलाया, बटलर को सिग्नल दिया, बाहर फेंको। अगले बार टैंक फैमिली एस्टेट के आसपास दिखें तो मारो, जब भी दिखें पिटाई करो। बेकार इंसान है। बॉडीगार्ड्स ने जैसे कूड़ा फेंकनी हो, तीनों को सीधा बाहर खींच के ले गए। सुमान जाओ की हाई हील्स में टक्कर लागी। लड़खड़ाते मुंह के बल गिरते गिरते बची। टैंग निंग ने उसे मुश्किल से पकड़ा। जिहुआन सीधा जमीन पे फेंका गया, मुंह के बल। माटी खाई। हवेली की खूबसूरत नक्काशी वाला दरवाजा उनके पीछे से ढाक से बंद हो गया। तीनों अभी भी हारने को तैयार नहीं थे। बाहर से गालियां और दरवाजे थपड़ना शुरू कर दिया। आवाज सारी तरफ गूंज रही थी। नतीजा यह हुआ कि बटलर फू कुछ लोगों को लेकर निकला और इनको डंडा दे दिया। तभी चुप हुए। तीनों एक दूसरे को थामे थामे कांपते हुए वहां से निकल गए। सुमान जाओ और टैंग निंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिहुआन के किराए के अपार्टमेंट में जाना पड़ा, जिसका किराया खत्म होने वाला था। तीनों चाटें खाए, दबी ताकत के साथ सोफे पे धकर गए। जिहुआन सिर पकड़े कर आहंदाया, सिस्टर मान जाओ, सिस्टर टैंग निंग। अगर प्रेसिडेंट टोंग सच में तुम्हारी परवाह नहीं करता, अब तो हम क्या करेंगे? टैंग निंग सूली हुई आंखों से अपना लाल गाल पकड़े थी, आंखों में डर का एक फ्लैश। सच में मान जाओ, मुझे लगता है टैंग चेन एकदम दूसरा इंसान हो गया है। पहले होता तो कभी ऐसा नहीं करता हमसे। सुमान जाओ ने बेकारी भरी नजर से कहा, क्या घुबरा रही हो दोनों? इस वक्त जो कैल्म रहे वही जीते। सिस्टर निंग निंग, टैंग चेन ये सब कर रहा है सिर्फ हमें झुकाने के लिए, है ना? अगर अब हम झुकते हैं तो कल से हमेशा लट्टू की तरह नचाएगा। फिक्र मत करो, चुपचाप बैठे रहो। 1 हफ्ते भी नहीं लगेगा। सीधा घुटने पे मिन्नत करता आएगा वापस आने के लिए। सुमान जाओ की बात सुन के दोनों को थोड़ी तसल्ली मिली। इसके बाद कुछ वक्त तक सुमान जाओ और टैंग निंग बेडरूम में सोती थीं, जबकि जय हुआइन लिविंग रूम के सोफे पे डिस्टी हुआइन सब्जी लाता, खाना बनाता, झाड़ू लगाता, बिल्कुल नौकर की तरह। इन दोनों दिवास की सेवा में आधा महीना निकल गया। फिर लीज खत्म हो गई। तीनों को मकान मालिक ने बुरी तरह बाहर निकाला। ठीक उसी वक्त कैसिनो के गरजायों ने ढूंढ लिया इन्हें। बिना कुछ कहे जी हुआइन को फिर पिटाई कर दी। लीडर एक टकला बंदा था। जाते जाते उसके मुंह पे थूका और बोला, 1 और हफ्ता दे रहा हूँ, 10 लाख देना है जो बार है। अगर नहीं दिया, यह दोनों औरतों को ले जाते हैं बदला चुकाने के लिए। मान जाओ और टैंग निंग यह सुन के कांप गईं, दम ही निकल गया। तब जाके जी हुआइन को उठाया इन्हीं ने। हुआइन, सच में तेरा 10 लाख का कर्ज है? सुमान जाओ की आवाज कांप रही थी। वो सीधा जी हुआइन को ताक रही थी। उम्मीद थी वो मना कर देगा। हुआइन ने मुंह छुपा लिया, आंखें चुरा के हकलाते हुए बोला, वो उन्हीं ने फंसाया मुझे। मान जाओ। टैंग निंग, तुम दोनों बचाओ मुझे, वरना वो। आगे नहीं बोला, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ था। टैंग निंग लड़खड़ा के गई बैठे बैठे। 10 लाख, पहले यह तो उनके लिए एक आम सा बजट था, लेकिन अब तो खाने के लाले पड़े हैं। वो सब पुराने दोस्त जो थे टैंग फैमिली से निकाले जाने की खबर सुन के मैसेजेस का जवाब भी नहीं देते थे। उधार तो क्या मांगे? नहीं, हम नहीं बचा सकते। क्या से बचाए? टैंग निंग आखिर फूट पड़ी। इतने दिनों की दबी हुई भड़ास, डर, रियलिटी के थप्पड़ की बेइज्जती सब जी हुआइन पे निकल गई। जी हुआ येन, जब तेरी माँ सीरियसली बीमार थी, मान जाओ, और मैंने 20 लाख ट्रांसफर किए तुझे, क्या वो सब जुए में उड़ा दिया? जजी हुआइन का सिर और नीचे झुक गया। कई देर तक एक भी शब्द नहीं निकला। अब टैंग निंग और सुमान जाओ के समझने में क्या बचा था? कुछ नहीं। टैंग निंग रोक नहीं पाई खुद को। सीधा एक जोर का थप्पड़ जी हुआइन के मुंह पे दोनों हाथों से कपड़े नोचने लगते हुए बोली, यह सब तेरी गलती है हरामजादे। अगर तू नहीं होता तो हम यहाँ कैसे पहुंचते? मेरी पोजीशन, मेरा ब्लैक कार्ड, मेरे डिजाइनर बैग्स, यह पागलपन है यार। सब खत्म हो गया। जी हुआइन, तूने हमें बर्बाद कर दिया। सुमान जाओ एक ब्लैंक स्टेयर से सीन देख रही थी, दिमाग एकदम खाली। जजी हुआइन का चेहरा आखिर बिगड़ के खतरनाक हो गया। अब और नहीं रुका, सीधा हाथ उठाया और टैंग निंग को सीधा मुंह पे थप्पड़ दे मारा। फिर सुमान जाओ पे झपट गया। ओए, सोचती हो तुम दोनों कुछ खास हो क्या? मैंने बस थोड़ा विक्टिम प्ले किया, खुद को मारा, सीढ़ियों से नीचे गिरा और प्रेसिडेंट टैंग पे इल्जाम लगाया। और तुम दोनों सुअरों ने सच मान लिया। अपने सगे भाई पे, अपने पति पे यकीन नहीं किया, मुझ बाहरी पे किया। अगर पैसा नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारे आगे झुकता? दिन भर तुम जैसे 2 बेवकूफों के चक्कर लगाता। तुम्हारा असली रंग पता भी है तुम्हें? एक गॉड फॉस्टर बेटी, एक धूल में से उठने वाली और सर चढ़ चढ़ के मेरे सामने हाई क्लास लेडीज वाली एक्टिंग, और छाती पे कहती थी कि 1 हफ्ते में प्रेसिडेंट टैंग घुटने पे होगा इनके आगे। तुम दोनों बेशर्म कीड़े। उसका खाना खाओ, पानी पियो, उसके घर में रहो, कंपनी में काम कुछ नहीं, फिर भी साल में 10 लाख सैलरी, और फिर भी बड़े साहब को नीचा देखना। कितनी नाशुक्री।
प्रेसिडेंट टैंग ने तुम जैसे बेवकूफों को बहुत पहले ही छोड़ दिया। अभी भी हकीकत नहीं समझ आई, अभी भी सपने देख रहे हो। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है बचने का। जाओ, घुटने टेक के प्रेसिडेंट टैंग से माफी मांगो। टैंग किन से मांगो कि वो फिर से अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए खराब करते रहे। जाए। हुआयन ने दोनों को एक और किक मारी। आंखें ज्यादा खतरनाक होती जाती। सुनो, कैसीनो ने पहले इसलिए उधारा दिया क्योंकि उन्हें फोटोज दिखाए तुम्हारे साथ में। जानते थे टैंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हो तुम, इसीलिए लोन दिया। तो अभी 10 लाख दे दो वरना दोनों को मार के छोड़ूंगा। ठीक, निकम्मे कमीने। मान जाओ। और टैंग निंग जमीन पे धसक के बैठ गईं। दोनों स्टंट। जय हुआयन का नकाब पूरी तरह उतर चुका था। सच देख के इन दोनों को पता चला कि कितनी अनाड़ी और अजीब लगती थीं यह दोनों। समझती थीं खुद को कितना ऊपर, घमंडी थीं। एक स्कैमर, एक कमीना, उसने दोनों को खिलौना बना दिया। सब खो दिया। इस वक्त दोनों को पछतावा हुआ बहुत गहरा। दोनों ने चीख मारी और जी हुआयन से चिपट पड़ी। जज के मारने लगी। तीनों गत्थम गत्था हो गए। लड़ते झगड़ते रहे। आखिर बाहर से राह चलते लोगों ने अलग किया इन्हें। तीनों ने एक दूसरे को आग भरी आंखों से देखा। तू बेशर्म, अगर एक हफ्ते में 10 लाख नहीं दिए चैन से जीना भूल जा। मान जाओ। और टैंग निंग ने उस ठग को गालियां दी। प्रे करता रहा कि टैंग चेन हमें माफ करे वरना भूत बन के भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। मरे भी तो साथ। 3 अलग अलग रास्ते पर तीनों चले गए। मान जाओ। और टैंग निंग सीधा टैंग फैमिली रेजिडेंस पहुंची, लेकिन कुछ बोला भी नहीं। बटलर फऊ ने पिटाई करके बाहर फेंक दिया। तुम दोनों नाशुक्री, अगर दोबारा ट्रेस पास किया तो तंग तोड़ दूंगा। कोई ऑप्शन नहीं था। कंपनी में मुझे ढूंढने आई, वहां से सिक्योरिटी ने फेंका। क्लोजिंग टाइम पे वेट की और घात लगाया। मैं निकला बॉडीगार्ड्स के साथ और देखा इन दोनों फूलों को नीले पड़े मुंह, बालों में बवाली, सर्दी से होंठ नीले। मुझे हंसी आ ही गई। वो पुरानी चमक धमक अब कहाँ। मुझे आते देख के दोनों की आंखें जगमगाईं। मेरी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने ठंडी नजर से हाथ उठा के दोनों को 2 मीटर दूर रोक दिया। जान, मैं हूं, मान जाओ हूं, देखो मुझे। नहीं, सच में मेरी गलती थी। सब मेरी गलती ने। कुछ बुरा लगा था। उस हरामजादे जिया हुआयहान ने मुझे फंसाया। माफ कर दो, हम सच में समझ गए हैं। मैं जानबूझ के थोड़ी आंख मीची, जैसे पहचाना हो नहीं। फिर मांसा करते हुए बोला, अरे क्या आप मिस सू और मिस टैंग नहीं हैं? किसने छोड़ दिया आप दोनों को ऐसी हालत में? मुझे लगता है आप दोनों अपने सीधे साधे छोटे भाई हुआयहान के साथ थी ना। वो कितने प्यारे हैं। फिर मुझे देखने का वक्त कैसे निकला। मान जाओ का चेहरा लाल हो गया। वो मेरी बातों में मखौल और तंज समझ गई। अंदर गुस्सा उबल रहा था लेकिन दबा लिया। डान, सच में गलती हुई। सब जिया हुआयहान ने फंसाया। वो जुआ आदि है, एक ठग है। टैंग निंग ने फ्रेंटिकली सर हिलाया। आंखें लाल हो रही थीं। सही बात है। आह शेन, उसकी मीठी मीठी बातों में आ गए। उसने धोखा दिया। आह शेन, रिक्वेस्ट है, हम सच में समझ गए हैं। जो भी था उनके स्के पे एक और मौका दो। मैं कसम दे रहा हूं अब सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखेंगे, सिर्फ तुम्हारा। मान जाओ फ्रेंटिकली नॉड करती रही, आंसुओं में। हम जो भी था क्या जो भी था का मतलब जिया हुआयहान के इल्जाम पे तुरंत उसकी तरफ हो जाना था। मुझे क्या जो भी था का मतलब कंपनी का पैसा चुरा के अपने यार के लिए करोड़ की घड़ी खरीदना था, या मेरा ऑन ऑफिस उस इंटर्न को देना था, उसे टैंग फैमिली के घर में बसाने की कोशिश करना और मुझसे घुटने टेकवा के माफी मंगवाना, या शायद मिस टैंग आप एक और तवा मुझे मरवाना चाहती हैं। मान जाओ। टैंग निंग, सपना देखना बंद करो। बताओ मुझे अब हमारे बीच कुछ बचा भी है। मैं रुका एक पल, फिर मेरा और बुझ गया। आवाज बर्फ जैसी थी। तुम गलती नहीं समझी, तुम अंधी गली में फंस गई हो। मान जाओ। टैंग निंग, कभी सोचा क्या होता अगर मैं ना जागता? अगर मैं ऐसे ही आंखें मुंह के तेरी हर बात मानता रहता तो क्या होता? मेरी टैंग फैमिली का क्या होता? अगर तुम कॉर्नर में ना धकेल दी जाती तो जी हुआयहान का असली चेहरा कभी नहीं दिखता। तुम दोनों बेवकूफ मेरी पूरी फैमिली को घसीटने में लगी थी, बस एक ठग की हरकत पूरी करने के लिए। और अब इतनी हिम्मत है मुझसे माफी मांगने आई हो? मैं इन्हें घूर के हंसा। उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझती गई। अभी जाओ यहाँ से और मेरे सामने मत आओ, मुझे उल्टी आने लगती है। यह बोल के मैंने इनका कोई इंतजार नहीं किया, सीधा कार का दरवाजा खोला। टैंग चेन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मान जाओ की दिल फाड़ने वाली चीख निकली। चारों बॉडीगार्ड्स को तोड़ते हुए आगे भागी। टैंग चेन, हम सच में समझ गए हैं, मत जाओ। मैं कार में बैठ गया, आहिस्ता आंखें बंद की, ड्राइवर को जाने बोला। अगले कुछ दिनों में वो हर जगह मिला लेने की कोशिश करने लगी। पता था कि मैं कंपनी में हूं तो दिन भर नीचे खड़ी रही। जब बाहर खाने गया वो
खिड़की के बाहर से ताक रही थीं। उस रात एक नई कॉलेज वाली लड़की के साथ वक्त गुजारा। फिर देखा फ्लोर टू सीलिंग विंडो से वो दोनों विला के बाहर खड़ी थीं, स्ट्रीट लाइट के नीचे। दोनों कांप रही थीं बुरी तरह। खड़े रहना मुश्किल था। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई। लगता है वक्त आ गया है, थोड़ा और नमक मसाला डालना चाहिए। कपड़े पहन के बॉडीगार्ड्स के साथ निकला। काफी दिनों में दोनों पतली हो गई थीं। आंखों के नीचे काले हल्के थे। चेहरे पे जख्मों के निशान अभी भी थे, जो सर्दी की वजह से नीले पड़ रहे थे। मुझे बॉडीगार्ड्स के साथ निकलते देख दोनों की आंखें जगमगाईं और सीधा घुटने पे आ गईं। शेन, हम सच में समझ गए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ हम सच में नाशुक्रे और धोखेबाज थे। तुम्हारी वफादारी से धोखा किया। सू मान जाओ की आवाज खुश्क और बांस में थी, रोने की कोशिश कर रही थी। आह शेन, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो सही नहीं था। प्लीज इस बार माफ करो, सिर्फ एक बार। टैंग निंग के चेहरे से भी आंसू बह रहे थे। आह शेन, माफी चाहती हूँ, सच में पछतावा है। अब से पक्का सब ठीक करेंगे। मैंने इन्हें इमोशन के बिना देखा और ठंडी हंसी निकाली। मैंने डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल उनके आगे फेंका। सुमान जाओ, टैंग निंग, ध्यान से देखो। पिछली बार जब मैं बिजनेस ट्रिप पे था, तुमने 1 करोड़ की लग्जरी घड़ी गिफ्ट की और सबसे महंगा होटल बुक किया से हुआयन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। कुल मिला के 18 लाख रुपए कंपनी का पैसा गया। दोनों के सिग्नेचर्स हैं यहाँ पे, देख लो, सबूत पक्का है, कुछ भी झुठला नहीं सकते। मैं किसी भी वक्त केस कर सकता हूँ। मैंने झुककर उनके चेहरे थप्पे। 1 महीना दे रहा हूँ, यह 58 लाख एक एक पैसा वापस करो, वरना सीधा पुलिस के पास जाऊंगा। तुम जेल में पछताते रह जाना। मौका दे रहा हूँ, कद्रदानी करना। इस बार दोनों बिल्कुल हिल गईं। उम्मीद थी मैं इन्हें कीचड़ से निकालूंगा, लेकिन मैंने खुद ही इन्हें और गहरे कीचड़ में धकेला था। यह 58 लाख इसलिए था कि यह दोनों कभी वापस अपने पांव पे खड़ी ना हो सके। यह बोल के मैंने पीठ फेरी और चल दिया। सिर्फ मेरी सीधी पीठ का नजर दिखा इन्हें। पीछे से रोंदू की एक बढ़िया आवाज आई। दोनों का रोना जो बिल्कुल टूट गई थी जब से मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट डाली कि यह दोनों एम्बेजलमेंट के शक में हैं, निकाली गई हैं और हम लीगल एक्शन लेने का हक रखते हैं। इन्हें कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिली। सू मान जाओ और टैंग निंग ने हर जगह पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। दोनों फ्रेंटिकली कॉल और मैसेज करने लगी। मेरा एक ही जवाब, काउंटडाउन चल रहा है। सू मान जाओ और टैंग निंग को समझ आ गया कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी दोनों सच में टूटी। वो हरामजादा जाहावाइन हर काफी दिनों बाद आता और पैसा मांगता। कैसीनो का गुंडा भी लेकर आया था उन्हें ढूंढने के लिए। सू मान जाओ और टैंग निंग पहले से टूटी हुई आखिर बर्दाश्त नहीं हुआ और बिल्कुल स्नैप हो गईं। उन्होंने जाहावाइन को एक फ्लाईओवर पे मिलने बुलाया। वे तीनों हाथापाई करने लगे और नदी में गिर गए। मैंने सुना है कि उनकी लाशें टुकड़ों में मिली थीं। जब यह खबर सुनी, मैं एक कॉलेज की लड़की के साथ बीच पे छुट्टियां मना रहा था। पिछले काफी दिनों से समुद्र के किनारे सर्दी में भी मौसम अजीब तरह से गर्म था। 30 डिग्री तक चढ़ गया था। एक नारियल के पेड़ के नीचे लंबे रेतीले पैच पे बैठे मैं उसे देख रहा था। सेक्सी एब्स, लंबी सुनहरी टांगे। उसने रेड वाइन की घूंट ली, मुंह बना के मेरी बाहों में आ गई। मैंने हाथ उसके कंधे पे डाला। ठीक है, गुस्सा मत हो। वो तो सिर्फ इसलिए कि मैं तेरे साथ सीशेल्स लाने नहीं गया ना। चलो अभी चलते हैं। शेन, तुम कितने अच्छे हो। अच्छी बात है, कल रात तो बोल रही थी मैं बुरा हूं। ऊग, आई